इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन का आज फोर्थ पार्ट होने जा रहा है, जो कि है आधुनिकीकरण की संकल्पना। तो इसके अंतर्गत हम लोग आज 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें से जो पहला टॉपिक है वो है आधुनिकीकरण के क्या मायने थे। दूसरा, फान बोईशाओ की क्या भूमिका थी। तीसरा, आधुनिकता के दूसरे कौन कौन से मार्ग थे। एंड जो लास्ट वन है, लोकतांत्रिक गणराज्य का स्वप्न। ठीक, तो सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट है आधुनिकीकरण के मायने, लिखते हैं। सबसे पहला बात, जो राष्ट्रवादी थे उनके मन में अभी कुछ कुछ प्रश्न उभर कर आ रहे थे कि आखिर ये राष्ट्रवाद है क्या, राष्ट्रवादियों का क्या उद्देश्य है, आधुनिकीकरण क्या है, इसके लिए क्या करना चाहिए, अपनी परंपराओं को छोड़ना चाहिए, पश्चिमी संस्कृति अपनानी चाहिए, या फिर अपनी परंपराओं को बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा आधुनिक होने के अर्थ क्या है। तो ये सब बहुत सारे प्रश्न जो थे वो समूह में उभर कर आ रहे थे। तो इसमें 2 मत आता है। पहले लिखा जाए। सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद आखिर है क्या। उसके बाद आधुनिकीकरण क्या होना चाहिए। क्या इसके अंदर हम लोगों को पश्चिमी संस्कृति अपनानी चाहिए, या अपनी परंपराओं को मजबूत करना है। और अगर हम लोग पश्चिमी संस्कृति अपनाते हैं तो हमें कितने हद तक उसे अपनाना चाहिए, कितने हद तक संस्कृति अपनानी है हमें। तो यहाँ पर 2 मत आते हैं। जो पहला मत होता है वो इस चीज को मानता है कि अगर जो पश्चिमी है वो अपनी संस्कृति को ऊंचा बता रहे हैं तो हमें भी क्या करना है, वियतनामियों को, जो वियतनामी है उन्हें भी अपनी परंपराओं को और मजबूती से अपनाना है, उसे मजबूती से पकड़ के रखना है। तो इससे क्या हो पाएगा, वे उनका मुकाबला कर पाएंगे। और जो दूसरा मत था वो ये कहता था कि हमें विदेशी जो वर्चस्व है, कि उनका हम पर जो शासन हो रहा है उसे तो हमें उसका विरोध करना ही है, लेकिन साथ में जो पश्चिमी संस्कृति के अंतर्गत कुछ कुछ विकास के मायने हैं उसे हमें अपनाए रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, पहला मत क्या कहता था, पश्चिमी सत्ता के मुकाबले हेतु जो अपनी संस्कृति है इनकी, वियतनामियों की, को मजबूत बनाना है। तो अपनी संस्कृति को मजबूत कैसे बनाया जाएगा, उसका सम्मान करके, उसके बारे जानकर और उसे मजबूती से पकड़कर। दूसरा मत क्या बोलता है, हमें जो पश्चिमी सभ्यता है उसके वर्चस्व का विरोध करना है, लेकिन उनकी जो विकासवाद की भावना है और जिस तरीके से वो विकास करते हैं उसे हमें अपनाना है। ठीक है। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, जो है
फान बोई चाओ की भूमिका। तो ये एक ऐसे नेता थे जो कि फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का विरोध करते थे, और ये जो थे ये कन्फ्यूशनवादी जो संस्कृति थी, जो सभ्यता थी और जो विचार थे उससे वो प्रभावित थे। ये कौन थे? फ्रांसीसी विद्रोही नेता। और ये कन्फ्यूशियनवादी थे। तो इसके बाद 1903 ईस्वी में ये रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना करते हैं, जिसका जो वियतनामी नाम रहता है वो रहता है दुई तान हुई। और इसके अलावा इस जो पार्टी इन्होंने स्थापना किया है, उस पार्टी के जो नेता थे वो एक राजकुमार थे, कुआंग डे। तो 1903 ईस्वी में रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना करते हैं। इसका नाम क्या रहता है? दुई तान होई। और इसके जो नेता ये तो करते हैं, ये इसके प्रमुख आंदोलनकारी रहते हैं, और इसके जो नेता बना दिए जाते हैं वो रहते हैं राजकुमार कुआंग डे। तो इन्हें राजतंत्र का सपोर्ट मिल रहा है। उसके बाद 1905 में ये जो फान बोई चाओ रहते हैं उनकी भेंट होती है लियांग के चाओ से। लियांग के चाओ जो रहते हैं वो चीनी सुधारक रहते हैं, ठीक है, चीन के निवासी रहते हैं और वहां पे सुधारवादी आंदोलन वो करते हैं। तो लियांग के चाओ से ये भेंट करते हैं किस क्षेत्र में? योकोहामा में। और उसके बाद इन दोनों ने मिलकर एक किताब लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। इसमें बताया गया है कि कैसे जब फ्रांसीसियों का आगमन होता है यहाँ पर, तो हमारी संप्रभुता का नाश हुआ, हमारी जो परंपरा है वो खारिज कर दिए गए, और जो चीन और वियतनामियों का आपसी संबंध था, जो भाईचारा वाला प्रेम भाव था, उसको भी कैसे इन्होंने उसमें फूट डाल दिया। तो इससे क्या हुआ, ये जो किताब थी बहुत बिकती है और लोगों के मन में ये बात जो होती है वो घर कर जाती है कि फ्रांसीसियों ने यहाँ पर कैसे कैसे जो है वो उपद्रवी चीजों को स्टार्ट किया। यस, 1905 में जो फान बोई चाओ रहते हैं भेंट करते हैं किससे? लियांग के चाओ से। जो एक चीनी सुधारक रहते हैं, ठीक है, ये एक चीनी सुधारक रहते हैं और इनकी भेंट कहाँ हुई? योकोहामा में। योकोहामा क्षेत्र का नाम है। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर एक किताब को पब्लिश किया। उस पुस्तक का नाम क्या था? द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, ठीक है। और इस किताब में क्या लिखा गया था? इस किताब में लिखा गया था, क्या हो रहा है, हमारी जो संप्रभुता है इंडो चाइना की, उसका नाश हुआ है। जो वियतनामी चीनी संबंध है उसको खत्म कर दिया गया।
इस प्रकार से ये जो किताब होती है बहुत बिकती है। तो अब तो ठीक है, जो फान बोई चाओ की जो भूमिका थी ये एक पॉइंट हो गया। अब एक दूसरा दल बना है जिसके नेता कौन है? फान चू त्रिन। ठीक है, इसे अलग पॉइंट में लिख देते हैं, एक और पॉइंट हम लोग बढ़ा देते हैं। और यस, सॉरी, इनका नाम रहता है फान चू त्रिन। तो इनका क्या सिद्धांत रहता है कि हम लोग भी जो फ्रांसीसी वर्चस्व है उसको कुछ हद तक हटाना चाहते हैं, पर इसके लिए हमें राजतंत्र की सहायता नहीं चाहिए। राजतंत्र के ये कट्टर विरोधी थे और ये चाहते थे कि लोकतांत्रिक गणराज्य की हमारे जो क्षेत्र है वहां पर स्थापना होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो भी पश्चिमी सभ्यता थी जो कि फ्रांसीसियों ने थोपी थी उसे पूर्णतः खारिज करने के खिलाफ था, यानी कि कुछ कुछ चीजें उनकी अपनानी चाहिए और कुछ चीजें उनको हटा देनी चाहिए। और ये जो थे ना, ये फ्रांसीसी सभ्यता का आदर्श भी मानते थे, चाहते थे कि कुछ चीजें जो है यहाँ पर बनी रहनी चाहिए और फ्रांसीसियों का अनुसरण भी करते थे कि हाँ ये जो है ये राइट लोग हैं और इनकी जो प्रिंसिपल्स हैं, इनके जो सिद्धांत है वो भी सही है। उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग यही थी कि फ्रांसीसी क्या करे, हमारे जो क्षेत्र हैं वहां पर कुछ शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करें। ठीक है, शिक्षा केंद्र बनाए। इसके अलावा जो कृषि उद्योग है उसकी स्थापना करें। ये राजतंत्र के विरोधी हैं, है ना, और उनका सहायता नहीं चाहता है, इसलिए इनको विरोधी कहा गया है फान बोई चाओ से, क्योंकि फान बोई चाओ जो थे वो राजतंत्र के साथ उनका सपोर्ट था, वो लोग साथ मिलकर फ्रांसीसियों के खिलाफ थे। और जो फान शूत्रिन थे ये जो थे ये राजवंश का सपोर्ट नहीं करते थे, राजतंत्र का हेल्प भी नहीं चाहते थे, और बदले में ये भी चाहते थे कि जो फ्रांसीसी है वो क्या करे, इनकी कुछ कुछ मांगे पूरे कर दे और बदले में हम आपके आदर्श को फॉलो करेंगे। राजतंत्र के विरोधी हैं, ये चाहते हैं गणतंत्र की स्थापना हो और ये क्या करते हैं, फ्रांसीसी आदर्शों का सम्मान कह सकते हैं, और उनका अनुसरण भी करते थे, उन चीजों को अपने लाइफस्टाइल में ये फॉलो करते थे। इनकी क्या क्या मांगे थी? तो पहली मांग तो ये थी कि शैक्षिक संस्थान की स्थापना करवाए फ्रांसीसी। और दूसरा मांग क्या था इनका, जो भी कृषि आधारित उद्योग है उसका विकास करें। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है आधुनिकता के अन्य मार्ग। तो जो वियतनामी थे वे आधुनिकतावाद जो है, ये जो सिद्धांत था जो फ्रांसीसी कहते थे उसे नहीं मानना चाहते थे, और इन्हें आधुनिक बनने के अन्य रास्ते कहाँ दिखाई पड़ते हैं। तो शुरुआत हम लोग करते हैं
की शुरुआत में क्या था कि जापान और चीन, इनसे वियतनामियों का बहुत घनिष्ठ संबंध था। और एक आंदोलन चलता है पूरब की ओर चलो। तो पूरब की ओर चलो वियतनामी क्यों कहते थे? क्योंकि उत्तर पूर्व में कौन है? जापान है। तो जापान में जाके ये लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। तो जापान प्लस चीन, इनका जो इनसे घनिष्ठ संबंध किनका है? वियतनामियों का। एक आंदोलन चला, पूर्व की ओर चलो। वाई? बिकॉज ये जो वियतनाम है, इसके उत्तर पूर्व इलाके में, उत्तर पूर्व इलाके में जापान था। तो होता क्या है, 1907-8 के बीच 300 वियतनामी विद्यार्थी क्या करते हैं? जापान जाते हैं। क्यों? आधुनिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु। इनके क्या क्या उद्देश्य थे? ये जो आधुनिक शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, तो इनका पहला जो उद्देश्य था वो ये था कि जो फ्रांसीसी है उसको वियतनाम से निकाल दिया जाए, और सेकंड जो कि कठपुतली सरकार है, जो कि फ्रांसीसियों के कहने पर अपना काम करती है, उनको भी हटा दिया जाए। और तीसरा क्या था? नोगियन राजवंश की जो है वापस से बहाली कर दी जाए और उनको राजतंत्र सौंप दिया जाए। जापान जाने का क्या उद्देश्य था? पहला, फ्रांसीसियों को वियतनाम से हटाना। दूसरा, जो भी कठपुतली सरकार है उनको भी वियतनाम से हटा दिया जाए। वियतनाम से नहीं, उनको राजगद्दी से हटा दिया जाए। और तीसरा, नोगियन राजवंश की बहाली कर दी जाए। तो ये सब करने के लिए इनको फ्रांसीसियों के दिमाग से चलना पड़ेगा ना। मतलब फ्रांसीसी जिस तरीके का दिमाग यूज करते हैं, उसके लिए इन्हें भी उन्हीं के तरीके की शिक्षा लेनी पड़ेगी। तो इसलिए ये लोग जापान जाते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि ये जो थे जो विद्यार्थी थे, इनको विदेशी हथियार से कोई प्रॉब्लम नहीं था कि अगर कल कोई युद्ध होता है तो ये लोग विदेशी हथियार का उपयोग जरूर करेंगे। विदेशी हथियार से इन्हें परहेज नहीं था। तो ये जो विद्यार्थी रहते हैं ये जापान से मदद मांगते हैं। तो उस समय जो जापान था वो काफी आधुनिक हो गया था। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि जापान में जब पश्चिम की तरफ से आए थे लोग इन्हें गुलाम बनाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया था? जापानियों ने इनका विद्रोह किया था और 1907 में रूस पर भी इन्होंने अपना विजय पाया था। तो इस प्रकार से जो जापान था उसकी एक तरीके से कहा जाए तो विश्व में एक अच्छी स्थिति थी। तो यहाँ पर जो वियतनामी रहते हैं वे जापानियों से मदद मांगते हैं। जापान आधुनिक हो गया था।
या फिर आधुनिकीकरण की राह पर आगे बढ़ चुका था। तो जो वियतनामी विद्यार्थी रहते हैं मदद मांगते हैं इनसे। उसके बाद क्या होता है, वियतनामी विद्यार्थी जो जापान में जो टोक्यो है वहां पर अलग अलग सोसाइटी की स्थापना करते हैं। तो उसमें से क्या नाम है, एक का रेस्टोरेशन सोसाइटी। ठीक है, तो बहुत सारे रेस्टोरेशन सोसाइटीज का स्थापना होता है। तो 1908 में जो जापान का गृह मंत्री होता है वो वियतनामियों को जापान से हटाने लगता है। क्यों? क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर एक तरीके से क्या कहा जाए, एक तरीके से यहाँ पर इनका जो पीस है जो जापानियों का है उसका हनन होगा। यहाँ पे विद्रोही बच्चे हैं, वे विद्रोह का प्लानिंग कर रहे हैं। तो जापानी के लिए क्या होगा, उनके लिए एक तरीके से दमनकारी व्यवस्था आने का चांसेस रहेगा। ठीक है, फ्रांसीसी हो सकता है कल को जापान पर आक्रमण करें, बिकॉज जापान ने वियतनामियों का मदद किया है। तो इसलिए यहाँ का जो गृह मंत्री होता है वो वियतनामी विद्यार्थियों को यहाँ से हटाने लगता है। तो यहाँ पर वियतनामी विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, टोक्यो में अभी टोक्यो क्या है, कैपिटल है जापान का। टोक्यो में रेस्टोरेशन सोसाइटी बनाते हैं। और 1908 में जो जापान का गृह मंत्रालय रहता है, इनकी जो भी गतिविधियां होती हैं, आंदोलनकारी गतिविधि रेस्टोरेशन सोसाइटी की, उसका विरोध करते हैं और दमन भी करते हैं। और जो भी वियतनामी क्रांतिकारी हैं को जापान से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य का स्वप्न। उन्नीस 1911 ईस्वी में क्या होता है, एक यहाँ पे आंदोलनकारी का नाम है सुन यात सेन। ये चाइना के रहते हैं और ये क्या करते हैं, 1911 में कुछ लोगों की मदद से, अपने साथियों की मदद से यहाँ के जो राजवंशी रहते हैं उनको उनकी गद्दी से हटवा देते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, जो वियतनामी रहते हैं उनके भी मन में एक तरीके की राष्ट्रवाद की भावना जो होती है उसका प्रसार होता है। और अब जो फ्रांसीसी विद्रोह का उद्देश्य था वियतनामियों का, वो क्या रह गया था, अब उन्हें संवैधानिक राजतंत्र नहीं चाहिए था। संवैधानिक राजतंत्र यानी कि ऐसा राजतंत्र जो कि संविधान और नियम के अंतर्गत अपना काम करता है। तो उन्हें संवैधानिक राजतंत्र नहीं चाहिए, अब उन्हें पूरा का पूरा गणतंत्र राष्ट्र चाहिए। इस तरीके से जो एक तरीके से जो मार्ग बना इस आंदोलन का, वो कहां जाकर खत्म हुआ, गणतंत्र की मांग पर। सुन यात सेन क्या करता है, चीन में जो राजवंश रहते हैं उन्हें हटा देते हैं। किस ईस्वी में, 1911 ईस्वी में।
वहां पर भी क्या होता है, गणराज्य की स्थापना, गणतंत्र की स्थापना। तो अब जो वियतनामी हैं प्रभावित हो जाते हैं। अब इनके मायने कैसे बदलते हैं राष्ट्रवाद के, कि अब इन्हें संवैधानिक राजतंत्र नहीं चाहिए, अब इन्हें लोकतांत्रिक गणराज्य चाहिए। और ये क्या रहता है, फ्रांसीसी विद्रोह का उद्देश्य, कि अब ये गणतंत्र की मांग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का पार्ट 4 कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले पार्ट की ओर जाएंगे।